तो 2025 का पेपर सॉल्व करते हैं। वो देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आसान है, कौन कौन सा मुश्किल है। पहला क्वेश्चन आई थिंक तुम्हें ऐसे दिख लगेगा कि तुमने करा हुआ है नोट्स में से, अगर तुम्हें नोट्स याद है। थोड़ा सा वेरिएशन तो है खैर, लेकिन उसने पूछा ग्राफ बिटवीन, पहले भी आया हुआ है, एफ और 1/r²। क्या पूछा? ग्राफ बिटवीन एफ एंड 1/r²। तो ऑब्वियस सी बात है, एफ होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। 1/r² को हम x डाल देंगे, ठीक है, और 1/r² को x डाल देंगे और f को y डाल देंगे। तो हमें मालूम है कि ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। ये तो बात क्लियर है, ठीक है। अब उसने कहा Q1 इज पॉजिटिव एंड लीस्ट इन मैग्नीट्यूड। Q1 का मैग्नीट्यूड सबसे कम है, ठीक है। एंड मैग्नीट्यूड साइन की बात नहीं है, मैग्नीट्यूड्स एंड Q1 Q2 Q3 आर सच दैट Q2 दोनों में कॉमन है। अगर आप ध्यान से देखें, Q2 दोनों में कॉमन है। इस लाइन की स्लोप ज्यादा है, इस लाइन की स्लोप कम है। क्या बात क्लियर है? क्या तुम्हें इसका मतलब Q1 Q3 एक तो अपोजिट साइंस के हैं। बात समझ लग रही है? इन्होंने ज्यादा औखा नहीं पूछा यहां। हालांकि ये पूछा नहीं है, मैं तुमसे वैसे ही डिस्कस कर रहा हूं। ये नेगेटिव फोर्स, दैट मीन्स ये क्या होगी? अट्रैक्टिव। और ये ऊपर बना है, ये क्या होगी? रिपल्सिव। यानी Q1 Q2 का साइन सेम है और Q3 का इन दोनों से ऑपोजिट है, तभी ऐसा हो रहा है। बट इन्होंने मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मैग्नीट्यूड की बात हुई, इसका मतलब ये प्रोडक्ट ज्यादा है। यानी Q1 का मैग्नीट्यूड Q3 से ज्यादा है और Q2 का सबसे कम है। ये क्वेश्चन में गिवन था। तो कौन सी चॉइस आ गई? ए ऑप्शन आ गई। क्या सबको क्लियर है? तो बड़ी बात तो नहीं। हालांकि इसमें से इन्होंने पूछा नहीं है, ये भी पूछ सकते थे Q1 Q2 रिपेल कर रहे हैं, दैट मीन्स ये दोनों क्या होंगे? सेम साइन के। और Q2 Q3 क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट। यानी Q3 का साइन इन दोनों से उल्टा है। और उन्होंने बोला था मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 इज लीस्ट, तो वो तो लीस्ट आएगा। एंड Q1 Q2 का प्रोडक्ट ज्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू, इसकी स्लोप कम आ रही है ना। ये देखो y/x क्या आ रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस आ रहा है। तो जो स्लोप जिसकी ज्यादा है वो चार्ज ज्यादा है, यानी Q1 सबसे बड़ा। क्या पहला क्वेश्चन क्लियर है? कोई ऐसी बात तो नहीं तूफानी सवाल? जो होगा वो बताना कि ये बहुत ज्यादा सोचना मुश्किल था, हालांकि पहला सिंपल था। टू वायर्स P एंड Q आर मेड ऑफ सेम मटेरियल। और अच्छी बात है। वायर Q हैज ट्वाइस द डायमीटर एंड हाफ द लेंथ। रेजिस्टेंस का रेशो पूछा है, तो R होता है ρl/A। ये फॉर्मूला लगा के डिवाइड करना है। ये भी नहीं लगा सकते तो लाइफ में चिंता नहीं करनी। ये तो सिंपल ही सवाल है यार। हाँ ना कुछ तो बोल दो। दोनों की, यार ये तो सिंपल है यार, दोनों की लेंथ का रेशो दे रखा है, एरिया का एरिया दे रखा है कि डायमीटर दे रखा है? डायमीटर दे रखा है, तो एरिया का रेशो आप निकाल लोगे। तो R इक्वल टू ρl/A, P और Q के लिए लगा के डिवाइड ही तो करना है। क्या तुम ये कर सकते हो? थर्ड क्वेश्चन, a wire of length 1 centimeter is lying along x-axis। कहां पे लाई कर रही है? along x-axis and carries current 0.5 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड आपने स्विच कर दी, फोर्स निकालनी है। तुम्हें पता है क्रॉस प्रोडक्ट पे क्वेश्चन ये पूछते ही पूछते हैं आजकल। तो फोर्स क्या होती है? IL×B क्या होगी? मतलब को हमने करा हुआ है ये भी, क्या दो क्या जाता है करा हुआ है। तो IL की वैल्यू क्या होगी? 0.5 × 1 सेंटीमीटर, यानी 0.01 मीटर। आई कैप एक्स एक्सिस के लॉन्ग है ना। इधर देखो, तो आई एल हमें मालूम है, आई कैप मैंने क्यों डाला? बिकॉज इट इज अलोंग एक्स एक्सिस। क्या बात क्लियर है? तो क्या आ जाएगा ये? 0.005 आ जाएगा ना। आई कैप क्रॉस
0.4 जे कैप प्लस 0.6 के कैप मिली था, मिली टेस्ला, तो 10⁻³ मैंने बाहर ले लिया। इसको भी लिख लेना 5 × 10⁻³ तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁶। आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा? आई जे के। आई क्रॉस जे क्या होगा? के। क्या बात क्लियर है? और आई क्रॉस के क्या होगा? -J। बस आगे आपने आंसर ही पहचानना है। क्या तुम पहचान लोगे? कॉमन कॉमन लेके बी वाला आएगा जितना मुझे लग रहा है। चेक कर लेना। हाँ ये आएगा। क्या बात क्लियर है? कुछ नहीं करना था, आई एल क्रॉस बी लेना था। आई इंटू एल, आई और एल को एसआई यूनिट में डाल के उसकी डायरेक्शन आई कैप थी, बी गिवन था। ये भी क्वेश्चन हम जो औखा होगा बताना, उसको मार्क करेंगे, एंड में गिनेंगे कितना पेपर औखा था। ये तो तीनों ठीक है यार, ये तो उनके लिए औखे हैं जो पढ़ते नहीं है। अगला क्वेश्चन, अ कॉइल हैज 100 टर्न्स, सबका एरिया गिवन है एंड टोटल रेजिस्टेंस गिवन है। एक कॉइल है जिसके 100 टर्न्स हैं, ईच ऑफ एरिया 0.05 मीटर स्क्वायर, टोटल रेजिस्टेंस गिवन है। इट इज इंसर्टेड एट एन instant in magnetic field 90 milli Tesla with axis parallel to field। बातें नहीं बेटा, आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड में इंसर्ट कर दिया। कहां इंसर्ट कर दिया? तो इसका मतलब इसमें इनिशियल फ्लक्स 0 थी और फाइनल फ्लक्स क्या हो जाएगी? NBA cos 0, क्योंकि आपने एक्सिस के पैरेलल करा ना, तो जो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर है वो पैरेलल आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? लेट्स से ये ऐसे कॉइल है, इधर को इसका नॉर्मल आएगा, इधर कोई मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो cos 0 आएगा ना भाई। EMI चैप्टर का क्वेश्चन है। इनिशियल फ्लक्स इज 0, फाइनल इज NBA cos 0, cos 0 1 होता है, तो चेंज इन फ्लक्स निकाल लोगे। तुमसे चार्ज पूछा है, क्या पूछा है? चार्ज। तो इसको ऐसे निकालते होते हैं, E होता है -dφ/dt। अगर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो तो तुम उसको लिख सकते हो dφ/dt, और I को लिख लो। V को क्या लिखोगे? I इंटू आर। क्या लिखोगे? अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो I होता है dq/dt इंटू आर इज इक्वल टू dφ/dt। dt ने dt को मारा, यहां से dq निकल जाएगा dφ/r। क्या बात क्लियर है? हमने ऐसा सिमिलर क्वेश्चन करा था जिसमें एक एरिया गिवन था, एक ऐसे ना एरिया गिवन था, उसमें चार्ज की वैल्यू डालनी थी आई डी टी की, वो वहां एरिया से डालनी थी। तुम्हें नहीं इतनी जल्दी याद आना, दैट इज मतलब सिमिलर टू दैट हमने करा कि इसमें फ्लक्स में से कैसे चार्ज निकालना है या कैसे उसकी वैल्यू डालनी थी, शायद उसमें चेंज इन फ्लक्स निकालनी थी। उसमें डीक्यू की वैल्यू डालनी थी, फिर डीक्यू की वैल्यू डालनी थी ग्राफ से। रुको, मतलब आपका उसको बोलेंगे जो कि भाई ये क्या है, जब ये फील आई। वैसे हमें तो आई थी होगी है ना, चारों क्वेश्चन में आई हमें तो। चलो अगला क्वेश्चन, यू आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन एन एयर फिल्ड सोलेनॉइड ऑफ सम इंडक्टेंस। सोलेनॉइड की इंडक्टेंस पता है, लेंथ पता है, रेडियस पता है, तो इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड का फॉर्मूला लगा लोगे यार। इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड डराइव करी होती है, उसका फॉर्मूला लगा लोगे कि नहीं लगाओगे? ज्यादातर आपको याद नहीं रहेगा, आपको उस टाइम डराइव ही करना पड़ता है फॉर्मूला। दिस इज इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। इसमें अगर तुम छोटा एन रखोगे दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर तुम्हें बड़े एन के टर्म में फॉर्मूला बनाना है तो छोटे एन को डाल देना, बड़ा एन बाय एल, फिर फॉर्मूला ये बन जाएगा μ0n² / L × A। ये फॉर्मूला लगाना आंसर आ जाएगा। ये मैं मान के चलूंगा कि इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड एज सच याद कम लोग रखते हैं, रख ली तो वेल एंड गुड, नहीं तो फटाफट ड्राइव करो। क्या बात क्लियर है? उसमें फ्लक्स इक्वेट करनी है, एन बी और एल आई, आई कट जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। V0 दे रखा है, I0 दे रखा है,
दोनों के बीच में फेज डिफरेंस फाई है। आपसे एवरेज पावर पूछी है, क्या पूछी है? दैट इज आई वी ई वी कॉस फाई। आई वी ई वी को लिख देना आई नॉट बाई रूट टू ई नॉट बाई रूट टू। ये तो सीधा क्वेश्चन है भाई। क्या सबको क्लियर है? हाँ ना बोल लो। इसके सिर्फ एक्चुअली मैंने देखा थोड़ी सी केस स्टडी कंफ्यूजिंग है, बाकी ज्यादा औखा भी नहीं है। बच्चों ने रौला ज्यादा पाया था, औखा औखा औखा। मैं देखा था, मेरे को तो ठीक ही लगा था। और जो बच्चे पढ़े थे हमारे में, सब बच्चों ने नंबर लाए थे। नहीं समझे? जिनके थे, कितने ही बच्चे 95 प्लस लेके बैठे थे, और कई ऐसे भी थे जिनको इस टाइम, इस नवंबर के महीने में रोज बेइज्जती करा के जाते थे, क्यों पढ़ नहीं रहे थे वो। होते हैं ना, कहीं भी कैपेबिलिटीज होती है, आप उनको रोज बोलो तो आप उनको दुश्मन से लगने लग जाते हो। नहीं समझ रहे? मतलब उनको लगता है इनसे बुरा इंसान ही कोई नहीं है, रोज आके हमें जलील कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? पर हम भी हटेंगे, हम भी नहीं, चाहे बच्चा ट्यूशन छोड़ दे, हम नहीं हटेंगे दूर। तो वो, नहीं मैं जस्ट बता रहा हूँ ना आपको। पर वो बच्चे भी एंड में पढ़ के नंबर ले गए थे काफी, उसमें से तो 95 वाले कई थे ऐसे। अब बिल्कुल ही ना छोड़े डीट पना, फिर वक्री बात है, फिर उसको बाद में अकल आ गई। चोट खा के आई थी अकल, वरना गिर के आ जाती है, आती जरूर है। सो टेक्निकली क्या थे हम? सर फिफ्थ वाला वापस समझा दो। नहीं यार। फिफ्थ वाले पे बैठा हुआ ये। अरे फिफ्थ वाले पे ये था यार, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, जो एल होता है फॉर सोलेनॉइड। मैंने इलेक्ट्रो भी बोल लिया यार। जो एल सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड होता है, कर्तव्य उसमें वैल्यूज ही डालनी है। ठीक है सर। अगला देखो। हाँ बट कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि ऐसी हवा में पढ़ा ही नहीं हो जाए, ऐसा नहीं। पढ़ना बच्चों को, नोट्स को बहुत दिल से पढ़ेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7। गिवन डायग्राम एग्जिबिट्स द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जिसकी वेवलेंथ कम है उसकी एनर्जी ज्यादा है। क्लियरली इसने कहा एनर्जी ऑफ पी इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ आर इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ क्यू। तो पी क्यू आर कौन सी होगी? सबसे कम एनर्जी किसकी होती है? यूवी, माइक्रो और एक्सरे में सबसे कम किसकी होती है? माइक्रो। देन होती है यूवी, देन कौन सी होती है? एक्सरे। एक नंबर, जो कि पूरा स्पेक्ट्रम पे बेस्ड सवाल है। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, बाद में सुन लेना, कोई ऐसी बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 8। अ बीकर इज फिल्ड विद वाटर अप टू हाइट एच। अ कॉइन इज प्लेस्ड एट द बॉटम व्हेन व्यूड ऊपर से। डेप्थ कितनी दिखेगी? जो एच होता है वो एच बाई म्यू दिखता है। जिसको ये भी पेपर वाले दिन नहीं याद, उसको चिंता नहीं करनी। उसको सुनना है बस इधर उधर, जब आएगा 8वें का सेट 1 का क्या है। ये तो एच बाई म्यू होता है, तो डायरेक्ट है। होता है ना? इधर देखो। नेक्स्ट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मेजर्ड। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाया, क्या बनाया? और आपने स्लोप निकाल ली। इसकी स्लोप आई थिंक, जितना मुझे याद है, एच बाई ई होती है, यही होती है ना? तो चार्ज क्या हो जाएगा? एच बाई एम। क्या औखा क्वेश्चन है कि डायरेक्ट ही चल रहा है अभी तक मामला? अभी तक इतना मुश्किल नहीं है, एक आधा क्वेश्चन थोड़ा सा था, ज्यादा कुछ नहीं अभी तक। लैम्डा वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, ड्यूट्रॉन की। दे आर ऑल मूविंग विद सेम स्पीड। तो लैम्डा होता है एच अपॉन एम यू। इनकी स्पीड सेम है, यानी लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। जिसका मास ज्यादा है, किसका मास ज्यादा होता है? ड्यूट्रॉन का, उसकी मिनिमम होगी। फिर किसका मास होता है? प्रोटॉन का, उसकी दूसरे नंबर पे होगी। सबसे कम मास किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी? मैक्सिमम। औखा तो नहीं था। क्वेश्चन नंबर 11। ये शेप कौन सी होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की? सी के डी? ए होती है। ऐसे कोना थोड़ी होता है कहीं। कौन से होता है बाइंडिंग? यार इन्होंने ध्यान से नहीं बनाया ना, नंबर काटने चाहिए, ऐसे नहीं बनाया। बट जो भी है ए होगा। ए बी में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है बच्चों को, बट बी नहीं है, कोना नहीं होता कहीं भी, एज नहीं बनता, स्मूथ कर्व होता है।
औखे थे एमसीक्यू, ऐसा सच कुछ नहीं था, एक दो मान लो, चलो थोड़े थोड़े मीडियम मीडियम। तो ऐसा तो नहीं था कहाँ से आ गया यार, इंस्टा पे आज जाते ही रौला पा देंगे। जैसे जज तुम्हारी बात ही सुनेगा तुम्हारे प्रोफाइल में जो लॉग्ड है। सो व्हेन व्हेन अ पी जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड, व्हेन अ पी जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड, तो क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर और डिप्लीशन लेयर, पोटेंशियल बैरियर घटेगा एंड डिप्लीशन लेयर भी घटेगी, तो बोथ डिक्रीज। 12 के 12 ऑब्जेक्टिव में से 10 तो मेरे को स्ट्रेट ही लग रहे हैं, एक आधा कुछ माड़ा मोटा था, कुछ अभी तक औखा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, it is difficult to move magnet into coil of large number of turns when current of coil is closed, when circuit of coil is closed। यानी अगर कोई कॉइल है उसके अंदर आपने क्लोज सर्किट में बार मैग्नेट डालना है, तो वो इजी होता है कि मुश्किल होता है? ठीक है चलो मैं तो तुम्हें जाना तो चल जा भाई, परेशान नहीं हो रहा है, बाकी मंडे पढ़ लेंगे। ठीक है मंडे कर लेंगे, डोंट वरी। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 13, अगर वही डेंजरस है, खुद ही ऑन हो जाए है ना। तो अगर क्वेश्चन नंबर 13 में अगर एक कॉइल है उसका सर्किट क्लोज्ड है, आप बार मैग्नेट उसमें मूव करोगे, ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉज वो ईएमएफ इंड्यूस करेगी, एंड अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ वो कौन सी डायरेक्शन में करेगी, उसकी मोशन को क्या करेगी, अपोज। सो असर्शन इज ट्रू, बिल्कुल सही बात कर रहा है ये, एंड रीजन भी बिल्कुल सही है, और वो उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका आंसर ये आएगा। क्या बात क्लियर है? डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू इट, बिल्कुल सही बात है। कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म, ये भी सही बात है, बट ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, वो टॉर्क पे जाएगा तो बी आएगा इसका। दोनों ट्रू है बट उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। 15वां देखना, वी कैनॉट फॉर्म पीएन जंक्शन डायोड बाय टेकिंग अ स्लैब ऑफ पी टाइप एंड फिजिकली ज्वाइनिंग विद एन टाइप, ये बात हुई पड़ी कि नहीं? पी और एन को फेविकॉल से जोड़ दे तो बनेगा, नहीं बनेगा, ये ट्रू है, असर्शन इज ट्रू। एंड इन पी टाइप इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, गलत है, होल्स की ज्यादा होती है, और एन टाइप में उल्टा होता है, तो फर्स्ट इज ट्रू सेकंड इज फॉल्स। ये कौन सा होता है? सी। इसका सी आएगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है? नेगेटिव होती है, टोटल और पोटेंशियल नेगेटिव होती है, काइनेटिक पॉजिटिव होती है, सो दिस इज फॉल्स। टोटल एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, अगेन फॉल्स, तो इसका डी आएगा। ईमानदारी से बताओ यार, अभी तक औखा दिखा कुछ? नहीं दिखा। टेक्निकली बच्चे पढ़ते नहीं है, फिर रौला पा देते हैं। अब फिजिक्स को हिस्ट्री की तरह थोड़ी पढ़ोगे, थोड़ा सा तो इंटरेस्ट से पढ़ना पड़ेगा ना। एक मिनट पानी पी लिया। चलो, क्वेश्चन नंबर 17, a battery of EMF E and internal resistance R is connected to rheostat, यानी आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हो। When a current of 2 ampere is drawn from battery, potential difference across resistor rheostat, rheostat मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, क्या होगा? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे कौन सा पोटेंशियल होता है? V के E, ई तो सेल का होता है, लैको वी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो वी को लिखेंगे ई माइनस आई इंटू आर। तो वी 5 था जब आई था 2, और वी 4 था जब आई था 4। दो इक्वेशन, दो अननोन, क्या ई और आर निकाल लोगे? मेरे को तो लग रहा है सैंपल पेपर जैसे ही है, तो फिर इस साल भी औखा ही लगेगा तुम्हें। पर मेरे बच्चे नहीं बोले थे औखे, सबने बोला हैंडल करा है। तो जो साथ वाले देखा ना रौला पा रहे थे, वो भी कहते हो यार शायद औखा ही हुआ।
एक ये बड़ी बीमारी होती है जिसके हाथ में जो सेट आ जाएगा वो सेट वन बड़ा औखा था, टू वाला लगेगा टू वाला बड़ा औखा था, थ्री वाला लगेगा थ्री वाला देखा सर वही औखा था। चलो, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं, स्टार में वी इक्वल टू ई माइनस आई आर लगाना था। क्वेश्चन नंबर 18 का ये पार्ट, इन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट slit is illuminated by light of some wavelength, फर्स्ट मिनिमम 30 डिग्री पे बना। किस पे बना? इसमें बच्चा गलती कर सकता है इसके ए पार्ट में, बट इसमें चॉइस है। इसके ए पार्ट में गलती हो सकती है इसमें, क्योंकि एंगल बहुत बड़ा दे रखा है। एंगल क्या दे रखा है? तो इसमें आप ऐसे मत करना ए इंटू थीटा इज, जो भी वो होता है क्या होता है, एन लैम्डा, है ना, ये नहीं, इसमें ऐसे नहीं लगेगा। इसमें जब थीटा बड़ा होता है तो आपका पार्ट डिफरेंस होता है ए साइन थीटा, उसी को एन लैम्डा लिखेंगे। फर्स्ट मिनिमा पे एन वन होता है, पार्ट डिफरेंस लैम्डा होता है डिफ्रैक्शन में। डिफ्रैक्शन में उल्टा होता है ना, अब ये तो याद कर ही लोगे उस दिन तक क्या कंडीशन होती है। डिफ्रैक्शन में फर्स्ट मिनिमा पे पार्ट डिफरेंस लैम्डा होता है, तो थीटा को पूरा साइन थीटा डालना है, बिकॉज अप्रोक्सीमेटेड थोड़ी है, 30 डिग्री है। तो ए साइन थीटा को आप लैम्डा डालोगे तो साइन 30 लिखोगे वहां पे, थीटा मत डाल देना। ए इंटू थीटा नहीं आप कर सकते, ये नहीं कर सकते, आंसर गलत आ जाएगा। वो तब करना है व्हेन एंगल्स आर वेरी स्मॉल। अगर थीटा बड़ा दे दिया तो फिर पार्ट डिफरेंस जो ए साइन थीटा होता है उसी को लैम्डा डालना। अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं करनी, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करना। बट इसका बी पार्ट अगेन सौखा है। इन वाइडियस टू लाइट वेव्स, दोनों की इंटेंसिटी गिवन है। क्या गिवन है? उनका पार्ट डिफरेंस गिवन है। तो जहां पे ये पार्ट डिफरेंस है वहां पे फेज डिफरेंस निकाल लोगे। पहले क्वेश्चन से पंगा ना ही लो भाई, है ना। क्या वहां पे फेज डिफरेंस आ जाएगा? और दोनों की इंटेंसिटी सेम है, तो नेट इंटेंसिटी के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? दोनों की इंटेंसिटी आई आई नॉट है, तो 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। बी पार्ट इज वेरी इजी। आपको पार्ट डिफरेंस गिवन है, वहां से फेज डिफरेंस निकल जाएगा। फेज डिफरेंस से क्या आ जाएगा? नेट इंटेंसिटी निकाल लो। अगर दोनों की इंटेंसिटी अलग अलग होती तो फॉर्मूला लगाते आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू कॉस फाइव। बट क्योंकि इंटेंसिटी सेम है तो हम वो वाला लगा लेंगे, विच इज आई मैक्स 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। क्या बी पार्ट मैनेजेबल है? ए पार्ट में गलती होने का नो डाउट चांस है। क्या बात क्लियर है? भला को हाँ ना बोलू। 19 वाला बहुत ही भारी भरकम लेवल में हमने करा हुआ है, और इजी लेवल प्रिज्म में करा हुआ है। नहीं समझ रहे? दिखाना पड़ेगा, मानते थोड़ी होते नहीं यार, बीच बीच में फ्लेक्स भी तो करना है। प्रिज्म में हमने ये करा था थोड़ा सा इजी लेवल बना के इसका, कि फिर मुझे लग रहा था बाद में मिलता नहीं होता। क्या कुछ पढ़ा डाला तुम लोगों को ये वाला। अगर वो ग्रेस करेगा तो दूसरे पास से वो ऐसे 90 माइनस सी लेना होता है। अब तुम्हें दुनिया में कौन बताएगा कि ये दोनों सवाल सेम है? नहीं समझ, सेम है यार, वो प्रिज्म था उसमें ग्रेस कर रहा है, ये सिलेंडर है, कि डिफरेंट है? जरूर बोल सकते हो। बट इसका बहुत भारी भरकम लेवल तो तुम्हें समझ समझ नहीं लगा था, बस ऐसे ही तुम्हें शौक के लिए पढ़ा दिया था मैंने, याद है? ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम थी। ये करा हुआ है, इसमें ग्रेजिंग करी हुई है, और इसमें सिंपल लेवल में भी करा हुआ है। कभी तो पढ़ोगे। इधर देखो, इसमें क्या करना है, यहाँ पे ग्रेजिंग हो गई है तो ये क्रिटिकल एंगल होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 90 माइनस सी बस। तो यहाँ पे ए पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा देंगे। ए पॉइंट पे क्या लगा देंगे? एंड अगर मुझे साइन सी की जरूरत पड़ी वो 1/μ होगा, खत्म, इतना सा क्वेश्चन है। समझ लग गया कि नहीं? अरे वो ऊपर देखो ना, क्रिटिकल एंगल है तो साइन सी 1/μ होगा, तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 90 माइनस सी। यहाँ पे स्नेल्स लॉ लग जाएगा। अगर तुम्हें यहाँ कॉस सी बन गया तो तुम्हें पता है बचपन में वो तो काम करने वाली आंटी भी सीख चुकी है, हमारी साइंस के प्लस कॉस के 1 होता है। सच कह रहा हूँ, उसको पता है, पूछ लेना, साइंस के प्लस कॉस के 1। तो आपको साइन पता तो कॉस वहां से आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? अरे नलायको, यहां तक कुछ लगा औखा? अब 20 देख लो, डायरेक्ट है। तुमने तुमने वेलोसिटी का रिलेशन याद किया हुआ है? तुमने रेडियस का याद करा है? उन्होंने टाइम पीरियड पूछ लिया, 2 पाई r/n।
2/r/v, सॉरी, r और v की वैल्यू डाल देना, रिलेशन बन जाएगा। अब इतना भी दिमाग नहीं लगा सकते तो फिर क्या बात है। मैं आगे बढ़ सकता हूँ? तो सब जबरदस्ती आसान आसान करवाई जा रहे हो, समझ तो कोई लग नहीं रहा। चैप्टर पता लग रहा है कौन सा किसका है, बाकी हौसला आ रहा है नोट्स में है, वो हम जैन में पढ़ ही लेंगे। इधर देखो, नेक्स्ट इज, ध्यान से पढ़ना अगला क्वेश्चन। A p-type silicon semiconductor is made by doping an average of one dopant atom पर इतने एटम्स, इतने एटम्स के पीछे आपने एक डाला एटम, इतनी डोपिंग करी। क्या बात क्लियर है? इफ नंबर डेंसिटी ऑफ सिलिकॉन एटम्स इज इतनी पर मीटर क्यूब। क्या बात क्लियर है? और आपने कौन सी डोपिंग करी, एन टाइप या पी टाइप? यानी आपने कितने नंबर ऑफ डोपेंट्स डाले उसमें, नंबर ऑफ डोपेंट्स कितने डाले हमने, 2 × 10⁻28 अपॉन 5 × 10⁻7 पर मीटर क्यूब, यानी 10⁻22 हो गया ना, 21। भाई तुम्हारे पास कितने एटम हैं पर मीटर क्यूब? 5 × 10⁻28, और हर 5 × 10⁻7 के पीछे एक आपने डोपिंग करी। तो इसका मतलब कितने डोपेंट्स डाले, कितने पी टाइप के डोपेंट्स डाले आपने, डिवाइड ही करेंगे। जो हमने एक प्रॉब्लम करी थी उसमें 10⁻6 से डिवाइड हुआ था। फाइंड नंबर ऑफ होल्स क्रिएटेड, थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है, नंबर ऑफ होल्स क्रिएटेड पर क्यूबिक सेंटीमीटर पूछा। हाँ, आपने कौन से निकाल लिए, ये जितनी आपने डोपेंट्स डाले, ये कितनी होल्स क्रिएट हुई पर मीटर क्यूब। तो अगर किसी ने गलती से मीटर क्यूब भी कर दिया तो 1 या 1.5 नंबर तो मिलेगा उसको, पर पूछा गया पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लो। नीचे है ना मीटर क्यूब, तो नीचे आ जाएगा 100 सेंटीमीटर का क्यूब, 10⁻6 से कट जाएगा, 10⁻15 पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या तुम्हें समझ लगा? यार उसने कहा कि पर मीटर क्यूब 5 × 10⁻28 एटम्स हैं। क्या बात क्लियर है? और हर 5 × 10⁻7 के पीछे डोपिंग हुई है। डिवाइड करके पता लगेगा ना कितने ऐड हुए, कितने ऐड हुए वो पर मीटर क्यूब था, पर सेंटीमीटर क्यूब था, कन्वर्ट कर लिया। चलो सेक्शन सी, पहले क्वेश्चन में चॉइस है, टू बैटरीज ऑफ ईएमएफ 3 वोल्ट एंड 6 वोल्ट and of given internal resistance are connected to this external resistance। ये क्या मजाक है? एक 3 वोल्ट की बैटरी है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, एक 6 वोल्ट की बैटरी है, उसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सर्किट का भी गिवन है। तो भाई ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन तो फॉर्मूला बेस्ड ही सवाल आ गया, पहले इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लेना, पहले बी पार्ट सॉल्व हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा, फिर ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट क्या होता है। अब उसने डायरेक्शन बोली नहीं है ना, नहीं समझ रहे, तो हम एक ही डायरेक्शन लेंगे। हमने तो उल्टा पुल्टा भी करा था कि अगर एक डायरेक्शन उल्टी हो तो माइनस डालना, बट कुछ नहीं बोला तो दोनों प्लस डाल देना। E1/R1 + E2/R2, यहां से इक्विवेलेंट आ जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सर्किट में, आर नेट कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, तो करंट कितना होगा ड्रॉ, E=R नेट। इससे सौखा हो सकता कुछ इस क्वेश्चन से? नहीं ना, ये तो डायरेक्ट है। इसका बी पार्ट, अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L, a conductor of length L connected across an ideal cell of EMF E, keeping the cell connected, length of conductor is increased to 2L by gradually stretching it। ठीक है, आपके पास एक
कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल है, एरिया ए है, आपने उसको स्ट्रेच कर दिया, क्या कर दिया? जब आप स्ट्रेच करते हो तो लेंथ एन टाइम्स हो जाती है और एरिया ए बाय एन टाइम हो जाता है। याद है उसका रेजिस्टेंस एन स्क्वायर टाइम हो जाता है। अगर इसका रेजिस्टेंस आर होगा तो इसका क्या होगा? एन स्क्वायर इंटू आर, रो एल बाय ए में स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है अगेन एनसीईआरटी की। तो रेजिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा, तुमने लेंथ डबल कर दी स्ट्रेच करके, तो रेजिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुम निकाल सकते हो रो एल बाय ए, बाद में रो 2 एल बाय ए बाय 2, 4 टाइम्स हो जाएगा। एंड दूसरा उसने बोला ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या पूछा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कौन सा फॉर्मूला यूज करें? v इक्वल टू ए टाउ वाला करें कि वीना से करें? तो वी डी आ जाएगा आई अपॉन एन ई ए, एंड करंट क्या होता है? वी बाय आर, क्या होगा? दैट इज वी बाय एन ई आर ए। ये तीन चीजें तो सेम है, दैट मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर ए। पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखना के अपॉन आर ए, बाद में लिखना के अपॉन 4 आर इंटू ए बाई 2, तो वो हाफ या डबल आ जाएगी जो भी आना हुआ। क्या समझ गए बात को? अरे पहले भाई मेरे ड्रिफ्ट करंट वीना होता है, करंट तो चलो चेंज होगा ही, करंट को मैंने वी बाय आर लिख लिया, तो बैटरी तो सेम ही है, उसने कहा सेम से कनेक्ट रखा, तो इतना सब कुछ तो सेम ही है। पहले आर और ए लिखना, बाद में रेजिस्टेंस को 4 टाइम्स लिखना, और उसको क्या लिखना है? एरिया हाफ हुआ है, तो नीचे 2 बचेगा ना, तो फाइनल ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी हाफ ऑफ इनिशियल। पहला ज्यादा सौखा था, दूसरा भी कोई मुश्किल नहीं है। बी पार्ट इसका, when electrons drift in conductor from lower potential to higher, does it mean that all the free electrons are moving in same direction? नहीं, वो रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं, कोलिजन्स होती हैं, एंड ऑन एवरेज जितना डिस्टेंस मूव करते हैं उसके हिसाब से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालते हैं, विच इज एवरेज, जितना वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं। बट उनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होती है? बहुत ही रैंडम। एंड एनसीईआरटी में वो एक प्रॉब्लम थी जो सॉल्व प्रॉब्लम ने करी थी, उसमें उसने थर्मल वेलोसिटी भी निकलवाई थी, कि थर्मल वेलोसिटी तुम्हारी निकल के आती है 10⁶ की टर्म में, 5 की टर्म में, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी 0.0 मिलीज में आई थी। वो उसका एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रॉन सारी डायरेक्शन में मूव करते हैं। पर बच्चों को कौन सा अटेम्प्ट करना चाहिए? पहला बड़ा ही सौखा देगा, पहला डायरेक्ट ही था। फ्री के फाइनली एक डेरिवेशन आई, दिखी गरीबों को, हे भगवान, जो डेरिवेशन कर करके गए हैं लाइन में दिखी। अरे चार चार थ्योरी के सीधे को 3 क्वेश्चन यूजिंग बाइट सेविट लॉ। अरे वो भी ऑक्की लिया गया एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, किस पे निकालनी है? वो वाली जो ऐसे करके एक्सिस पे ऐसे इधर होती है, इधर होती है, आधा बच्चा पूछता है, आधा सर्कल पूरा सर्कल, वो वाली दिस इज थ्योरी। हाफ एल आई स्क्वायर करी होती सबने, ये भी सीखा होता है प्रूव करना, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। 25 मेगा ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसको चार्ज किया गया, शो दैट सम ऑफ कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट है। आपको ये प्रूव करना है कि डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट की वैल्यू सेम होती है। अरे तो दुनिया में सबने कराया होता है, कराया होता है। दैट प्रूव दैट बोथ हैव सेम वैल्यू, थ्योरी है। एंड क्या किरचॉफ लॉ वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। आपको बस जब कैपेसिटर के बीच में चले जाओगे तो वहां कौन सा करंट आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट करंट। और जब आप वायर्स में हो तो कौन सा आएगा? कंडक्शन करंट, एंड बोथ हैव सेम वैल्यू, तो बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट करंट वैलिड रहता है। इस पर बहुत प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के करे हुए हैं आप लोगों ने, बट ये सिंपल ही है। अभी तक डर डर के बोलो कि कुछ औखा, पर आपको ना वो चीज आनी चाहिए। आप क्या कर रहे थे तो जाने, पैर 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 नीचे करो, हाँ। आपको 5 किताबों से ज्यादा एक जो है ना उसको बाय हार्ट पढ़ना है और लिख लिख के पढ़ना है। तुम लोग रीड करते हो, चीजें भूलती हैं, नहीं समझ रहे, पेपर में याद ही नहीं आ रहा, तो क्योंकि लिख के कुछ करा नहीं है, लेक्चर सुनी जा रहे हैं, 2x पे मजा आ रहा है, वो नहीं, लिख के करो, कुछ भी नहीं है इसमें इतना। बट वो सारी चीजें बाय हार्ट याद होनी चाहिए, कोई भी कभी भी पूछे याद तो आपको तो लगेगा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26,
ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट इजेक्ट विद सेम काइनेटिक एनर्जी। जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो हम लिखते हैं के मैक्स। क्या लिखते हैं? ये पढ़ते हुए हमने बात भी करी थी, हो सकता है उनकी कोलिजन्स हो। तो वो जो के मैक्स होता है दैट इज मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी। रियलिटी में सब उसी से निकलेंगे, कम से निकलेंगे। बथेरे हैं जो कम से निकलेंगे, और बथेरे हैं जो निकल सकते थे पर निकल नहीं पाएंगे। बी पार्ट, सैचुरेशन करंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी। बिल्कुल सही बात है। सैचुरेशन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, वो डिफरेंट इंटेंसिटी के लिए डिफरेंट होता है। इफ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द वेवलेंथ, अगर हम वेवलेंथ बढ़ाई जाए यानी फ्रीक्वेंसी घटाई जाए, keeping intensity constant, the emission of photoelectrons stop at certain wavelength, that is known as threshold wavelength। ये भी बिल्कुल सही बात है। जब आप वेवलेंथ बढ़ाई जाओगे तो एनर्जी इंसिडेंट की क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। जब वो वर्क फंक्शन के बराबर हो जाएगी उसके बाद फिर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिलेगा। यार ये तो कोई औखा नहीं था यार। मेरे को पता है आगे एक दो क्वेश्चन औखे हैं, बट अभी तक तो कुछ भी औखा नहीं है। तो पढ़ाई बंद आज से, जो बंद ही है। क्वेश्चन नंबर 27, डिफाइन मास डिफेक्ट। ये तो कर ही लोगे यार। 27 में क्या, ये पढ़ लो, इसमें कुछ नहीं करवाने वाला, थ्योरी है। और बी में मास डिफेक्ट पे न्यूमेरिकल आ गया। और क्या चाहिए तुम्हें? एक ड्यूट्रॉन में उन्होंने कहा एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, क्या उसकी बाइंडिंग एनर्जी निकाल लोगे? बाइंडिंग एनर्जी, हाँ पूछिए। एनर्जी इक्विवेलेंस एंड मास डिफेक्ट, तो बड़ी बात तो नहीं है। थ्योरेटिकल मास माइनस एक्चुअल मास इज मास डिफेक्ट इनटू 931 इज एनर्जी इक्विवेलेंस। क्वेश्चन नंबर 28, ड्रॉ सर्किट अरेंजमेंट फॉर वीआई करेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। जो पीएन जंक्शन डायोड होता है उसका आपको दो डायग्राम बनाने हैं। एक फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड को लगाना है, किसमें लगानी है? रिवर्स बायसिंग में। ठीक है। शो द करेक्टरिस्टिक शेप ऑफ डायोड। डायोड की शेप कैसी होती है? ये क्या पूछ लिया भाई? नहीं, शो द शेप ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड, ग्राफ बनाना। मैं इतना बेकार क्वेश्चन, मेरे को लगा शो द शेप ऑफ डायोड। क्या ग्राफ बना लोगे? फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक ऐसे दिखाना है मिली में, और जब रिवर्स बनाओगे तो कैसे बनाना है? ऐसे, माइक्रो में। तो बड़ी बात तो नहीं। व्हाट टू इंफॉर्मेशन यू गेट फ्रॉम दीज करेक्टरिस्टिक। तो जब डायोड को आप फॉरवर्ड बायसिंग में लगाते हो तो वो बहुत ही फाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करती है, बिल्कुल कंडक्टर्स की तरह बिहेव करती है। इवन नी वोल्टेज के बाद उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाता है। बट द मोमेंट आप उसमें पोलैरिटी बदल देते हो उसका रेजिस्टेंस बहुत 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 हाई हो जाता है, यानी वो बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करती। यानी वो किसकी तरह बिहेव करती है? एक डायरेक्शन में कंडक्ट करेगी, एक में कंडक्ट नहीं करेगी। तो हमने आज 28 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। इसमें से किस क्वेश्चन को मैं लाल मार्क करूं कि भाई ये डेंजर है? सच बताना, ऐसा कोई है? अगर अच्छे से पढ़ के जाओगे। अभी तक ऐसा कोई नहीं है, बाकी हम डिस्कस करेंगे। ये केस स्टडी थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली थी। तो अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ कैपेसिटर सी, एक सर्किट है जिसमें कैपेसिटर है विच इज सी, और साथ में उसके लगा हुआ है रेजिस्टर। क्या लगा हुआ है? ठीक है। कॉम्पी में आरसी सर्किट आपने किया था, भेजा था आप लोगों को। तो एक सर्किट है जिसमें सी कैपेसिटर है और साथ में एक रेजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है। एंड सामने दो स्विचेस हैं। अगर आप S2 को क्लोज कर दोगे तो R और C आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। और अगर आप S1 को क्लोज कर दोगे, S2 ओपन करोगे तो बैटरी के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। क्या बात क्लियर है? अगर आप अकेले कैपेसिटर को, चलो ऐसे सोचते कि मैं कुछ नहीं मालूम, मैं तुम्हें कोई थ्योरी नहीं बताऊंगा, ठीक है? बच्चा गया पेपर में, सीधी सामने आ गई तो उसका क्या हाल होगा वो देखते हैं। मतलब तुम बताना। तो इसमें इसने कहा है कैपेसिटर सी है, एक रेजिस्टर है, एक आइडियल बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, और उसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। इसको बोलते हैं आरसी सर्किट। क्या बोलते हैं? बट इसके जो सप्लाई है दैट इज डीसी सप्लाई, एसी सप्लाई नहीं है। पता चला इंडक्टेंस निकाल के आ गए। क्या बात क्लियर है? उन्होंने कहा, आप सब ध्यान से सुनना, एज सून एज सर्किट इज कंप्लीटेड बाय क्लोजिंग स्विच S1। अगर S1 को आप बंद करके
सर्किट को कंप्लीट करोगे और S2 ओपन रखोगे, चार्जेस बिगिन टू फ्लो बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स एंड बैटरी टर्मिनल। अगर आप इसको क्लोज कर दोगे सर्किट को, तो क्या होगा? कैपेसिटर चार्ज होने लग जाएगा, और अकेला कैपेसिटर चार्ज नहीं हो रहा, उसके साथ में एक रेजिस्टर लगा रखा है बस। उसने चार्ज थोड़ी होना है, उसने तो फ्लो ऑफ करंट को पास कराना है अपने में से। So technically, as soon as circuit is completed, charges begin to flow between capacitor plate and battery terminals. The charge on capacitor increases and consequently itna potential difference, which is charge on upon capacitance, इतना potential difference across the capacitor इतना develop होगा, and that also increases with time. उसने कहा कि अगर आप इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दोगे तो इसका टाइम के साथ चार्ज बढ़ेगा। क्या बात क्लियर है? तो मैं एक थ्योरी का पार्ट वैसे बताता हूं, जो तुम्हारा कैपेसिटर होता है वो इनफिनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है डीसी को। कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है? लेकिन वो इनफिनाइट रेजिस्टेंस तब ऑफर करता है जब वो पूरी तरह से चार्ज हो जाता है। जब हमने सेकंड थर्ड चैप्टर में हम आपको बोलते हैं कि भाई जहां भी कैपेसिटर लगाओगे वहां पे करंट फ्लो नहीं करेगा, वहां पे करंट फ्लो नहीं करेगा। या फिर हम एसी में आपको बताते हैं कि जो कैपेसिटर होता है दैट ऑफर्स इनफिनाइट रेजिस्टेंस टू डीसी। कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है? इनफिनाइट। लेकिन वंस इट इज फुली चार्ज, उसको स्टेडी स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपेसिटर को चार्ज होने में कुछ तो समय लगेगा, चाहे माइक्रो सेकेंड्स में लगे। नहीं समझ रहे? उसको बोलते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टर, जो टॉपिक अब सिलेबस में नहीं है, बट इन्होंने उस पर बड़े प्यार से बना के डाली, पर थ्योरी दे रखी है। तो इन्होंने कहा कि जो चार्ज है कैपेसिटर पे वो बढ़ेगा, उसके साथ साथ उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। अगर आपको कुछ ऐसा लगे नियाज है, तो सब कुछ उसमें गिवन होगा, ध्यान से पढ़ना उसको। अगर टॉपिक में से आती है, कई बार वो ऐसी थ्योरी देके कुछ भी पूछ रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता है इन्होंने सिलेबस में करी है। लेकिन अगर कोई नई चीज डालेंगे तो फिर वो पूरी थ्योरी गिवन होगी इसमें। तो इन्होंने कहा जी चार्ज कैपेसिटर पे बढ़ेगा एंड वैसे ही उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। व्हेन दिस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी, जब कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ते बढ़ते उसका पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते बैटरी के बराबर हो गया, देन कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड। तब कैपेसिटर क्या हो जाएगा? अब ये हमें पता होना चाहिए, जब कैपेसिटर फुली चार्ज होता है उसके बाद डीसी में से वो करंट फ्लो को रोक देता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, जब ये चार्ज हो रहा है तो चार्ज और टाइम का ये रिलेशन है, ये उन्होंने दे दिया। Q इज इक्वल टू कैपिटल Q विच इज मैक्सिमम चार्ज, कैपिटल Q इज इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर इंटू सी। द चार्जिंग करंट, ध्यान से सुनना, थ्योरी पूरी दे दी है। आपके पास चार्ज है, क्या है आपके पास? तो अगर आपने उससे करंट निकालना है, क्या निकालना है? तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि चार्जिंग करंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंशिएटिंग दिस इज Q माइनस Q ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। बट डिफरेंशिएट कैसे करना है? उसने कहा ई की पावर mx को डिफरेंशिएट करोगे तो डेरिवेटिव आएगा ई की पावर mx, लेकिन जो x का कोएफिशिएंट है बाहर भी लिखना है। ये फॉर्मूला दिया आपको पूरा, चेन रूल बोलते हैं इसको। नॉन-मेड वाला तो एकदम से डिफरेंशिएट कर लेगा अगर बीच बीच में वो पढ़ता है। क्या बात क्लियर है? मेडिकल वालों के लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया कि भाई ये फॉर्मूला लगाना है आपको। तो आर की वैल्यू दे दी, सी की दे दी, बैटरी का ईएमएफ दे दिया। क्या बात क्लियर है? तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करके रख लें। आई आ जाएगा डी क्यू बाई डी टी। कैपिटल क्यू कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0। माइनस क्यू कांस्टेंट है, पड़ा रहेगा। ई की पावर माइनस टी बाय आर सी का डेरिवेटिव क्या होगा? ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। यहां पे जो टी का कोएफिशिएंट है उसको बाहर लिखना पड़ेगा, विच इज माइनस 1 बाय आर सी। तो करंट निकल के आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्यू बाय आर सी ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। ये रिलेशन बना। क्या तुम्हें थ्योरी समझ लगी? हालांकि मैं इसको मानूंगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का ही है। बच्चा पढ़ के, पहले तो पढ़ते थोड़ी है बच्चे, सीधे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, भाई पढ़ के आए हैं पूरा, शॉर्ट नोट्स भी रिवाइज करें हमने। तो वहां पंगा पड़ जाएगा। इन्होंने पूरी थ्योरी यहीं पे दी है, और जिन्होंने एडवांस के लिए पढ़ रखा है उनके लिए अनफेयर है, उन्होंने ओरली कर देना, क्योंकि उन्होंने इसका पूरा पढ़ा होता है। कोई नहीं, 99% कौन सा पढ़ते हैं। तो कहाँ थे हम?
सो बेसिकली उन्होंने आर और सी में लगा दिया, एक बैटरी लगा दी, और उन्होंने कहा कि जो मैक्सिमम चार्ज होगा वो सी इंटू बी होगा। क्या होगा? और वो मैक्सिमम एकदम से नहीं होगा, वो बढ़ेगा। और चार्ज टाइम रिलेशन ये दे रखा है, और उसको डिफरेंशिएट करा तो क्या आ गया? करंट टाइम रिलेशन। क्या बात क्लियर है? अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं थे सारे इसके। फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर, पहले पार्ट में पूछा फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर। फाइनल चार्ज क्या पूछा? व्हेन S1 इज क्लोज्ड एंड S2 इज ओपन, यानी फाइनल चार्ज। तो भाई उसने फॉर्मूला दे तो रखा है, तो फाइनल चार्ज कितना होगा? C इंटू बी। क्या उसको मल्टीप्लाई कर लोगे? अगर तुमने अकल से पढ़ा है ना वो, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। चार में से दो या तीन क्वेश्चन ठीक कर लोगे, इफ नॉट चार में से चार। ये बात क्लियर है? तो फाइनल चार्ज फॉर्मूला लिखा तो था सारा, पर ये ध्यान से पढ़ने वाला था, आ जाएगा। पहला पार्ट हो जाएगा। अब दूसरे पार्ट में उसने कहा फॉर सफिशिएंट टाइम S1 इज क्लोज्ड एंड S2 इज ओपन, मतलब पूरा चार्ज हो गया। नाउ S2 इज क्लोज्ड एंड S1 इज ओपन। अब आपने S2 को बंद कर दिया और S1 को खोल दिया। अब कैपेसिटर चार्ज होगा कि डिस्चार्ज होगा? अरे उसके सामने रजिस्टर लगा तो अपनी एनर्जी अपने पास रखेगा कि रजिस्टर को देता रहेगा? इसको देता रहेगा। तो फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा कुछ समय के बाद? चार ऑप्शन है तुम्हारे पास। जीरो। भाई आपने अब सर्किट को ओपन कर दिया। क्यों ससुरा कल ही कैसा पागल बना रहे हैं? खुद जाके करो फिर पता लगता है। कल ही बैठा हंसने लग जाता है कि फोन आया, उस पर हंसी आ गई। किसका फोन आ गया जो हंसी आ गई? है? अननोन को तो हंसने नहीं था। ये भी अच्छा तरीका है, स्ट्रेस रिलीव। अननोन आया हंसने लग जाओ यार। आजकल को हंसाता तो है नहीं, अननोन नंबर आ रहा है हंसने लग जाओ। ठीक है यार, है ना? अच्छे हार्मोन्स रिलीज होंगे। तो कहाँ थे हम? कहाँ थे? अननोन नंबर से पहले पहले उसने कहा फाइनल चार्ज निकाल लो विच इज सी इंटू बी। लेकिन वो सर्किट क्लोज पे था। किस पे था? फिर सर्किट ओपन पे फाइनल चार्ज। अब अंग्रेजी भी हमें काम आती है, तो फिर तो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर सर्किट ओपन पे फाइनल चार्ज पूछा, तो क्या फाइनल चार्ज होगा? दैट इज जीरो। अच्छा, डिमेंशनल फॉर्मूला फॉर आर इंटू सी। आर और सी की डिमेंशन आपको डालनी और मल्टीप्लाई करना। क्या बात क्लियर है? मुझे याद है कि टी होता है, बट आपको निकालनी पड़ेगी उस टाइम। तो ठीक है ना, ये तो निकाल ही सकता है बच्चा। आर आर का फॉर्मूला लिखेगा, उसकी डिमेंशन निकालेगा, सी निकालेगा, अगर भगवान ने चाहा तो आंसर आ जाएगा। टी बाकी सब कट जाएगा। यार ये भी टफ है। आप बता ही नहीं रहे आर की कैसे निकालनी है। निकाल दो। मना नहीं करेगा भाई। V इक्वल टू आई आर होता है, तो आर को डाल देना V बाय आई, और Q होता है CV। तो C को क्या डालोगे? Q बाय V। अरे V ने V को काट दिया। I होता है DQ बाय DT, तो Q कट जाएगा, T रह जाएगा। अरे यार, जो ये तीन पार्ट के लिए मुश्किल तो नहीं थे, अगर तुमने ध्यान से थे, मुश्किल इतने भी आसान नहीं थे। और मैं तुम्हें समझाई जा रहा हूँ, तुम्हें धोखा लगी जा रहा है। इसके लिए इस पैराग्राफ के लिए बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी था। तो अगर आपको थ्योरी ऐसे लगे, अच्छे से पढ़ना, फिर आ जाना दोबारा कि भाई इसको दोबारा पढ़ते हैं, इसमें छुपा हुआ सारा कुछ। क्या बात क्लियर है? ठीक है। लास्ट पार्ट। पहला पार्ट है कि S1 इज क्लोज्ड एंड S2 इज ओपन। वैल्यू ऑफ करंट या पांच पे बता दो या इनिशियल बता दो, इनको चॉइस देने की क्या जरूरत थी? सेम क्वेश्चन ही बीच में और डाला हुआ है। मतलब आपने क्या करा? S1 इज क्लोज, S2 इज ओपन। चार्जिंग हो रही है कि डिस्चार्जिंग हो रही है? चार्जिंग हो रही है। क्या हो रही है? करंट टाइम रिलेशन हमने निकाल लिया था ये। इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट पूछा है। इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट मतलब टी को जीरो डाल देना। क्या डाल देना? अगर 5 सेकंड में पूछ रहा है तो 5 डाल देना। बाकी वैल्यूज पता है, डल के आंसर आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? मानता हूं इस क्वेश्चन को मुश्किल, बट मैं मानता हूं कि 2 से 3 इसमें से बच्चा पार्ट कर सकता है। एक आधा पार्ट गलत होने की संभावना है। क्या बात क्लियर है? बट ये बिना पढ़े नहीं आएगा किसी को। हाँ, जिसने एडवांस की तैयारी करी हुई है वो तो ओरली मार देगा तुक्के कि ले भाई ये क्या कर रहे हैं। पर 99% नहीं करते ना, सो आई थिंक सबके लिए फेयर ही है।
चलो आगे बढ़े फिर। सेकंड केस स्टडी। अ थिन लेंस is a transparent optical medium bounded by two surfaces at least one of which should be spherical. जो लेंस होता है कम से कम एक साइड स्फेरिकल होनी चाहिए, दूसरी साइड प्लेन होगी तो वो भी चलेगी। स्फेरिकल है तो बहुत अच्छी बात है। अप्लाइंग द फॉर्मूला फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय सिंगल स्फेरिकल सरफेस successively at two surfaces of lens, one can obtain lens maker formula. लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव किया था ना हमने, इसी तरह से करा था। पहले पहले नहीं समझे, पहले पहले का तुम्हें याद है कि नहीं याद? वैसे तो मेरे को भी जोर सा लगा के समझ लगा है। अच्छा ये क्या करें इसमें? लेंस मेकर फॉर्मूला की डेरिवेशन वंस अपॉन अ टाइम, ये रे। पहले सरफेस वन पे लगाते हैं हम इमेज फॉर्मेशन, फिर किस पे लगाते हैं? सरफेस टू पे, फिर वहां से हम डिराइव करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। ये लिखा भाई ने अंग्रेजी में। क्या बात क्लियर है? उसके बाद इन्होंने कहा लेंस हैज टू फोकाई, एक फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट होता है, एक सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट होता है, ईच साइड दोनों तरफ एक एक पॉइंट होता है जो फोकस की तरह एक्ट कर सकता है। यहां तक तो चलो कोई खास बात नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा इन्होंने? कंसिडर द अरेंजमेंट शोन इन फिगर, अ ब्लैक vertical arrow and horizontal thick line with ball are painted on glass plate. It serves as an object. When plate is eliminated, real image is formed on screen. कौन सी सही इमेज बनेगी? ये तुम्हारी ऑब्जेक्ट है, ये क्या तुम्हारा? तो ये जो स्क्रीन पे इमेज बनाएगा, कन्वेक्स लेंस जब रियल इमेज बनाता है तो इन्वर्टेड बनाता है कि इरेक्ट बनाता है? इन्वर्टेड बनती है ना। जब भी कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज बनाता है तो क्या बनाता है? और वर्चुअल बनाता है तो इरेक्टेड मैग्नीफाइड, फिर वो सिंपल माइक्रोस्कोप बन जाता है। चलो उस दिन तक तो हमने पढ़ा ही होगा। तो कौन सी इमेज बनाएगा? इन्वर्टेड। तो देख लो फिर इन्वर्टेड कौन सी है। एरो नीचे हो जाएगा और गोल सा लेफ्ट हो जाएगा। अरे ऐसे बनेगी ना, ढूंढ लेना ऑप्शन, सी हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ये बहुत धोखा देता होता है बच्चा, करेक्ट ढूंढता होता है, कहता पहली मिल गई इसमें इनकरेक्ट ढूंढनी है। फॉर कॉन्वेक्स मिरर मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज नेगेटिव। गलत। तो यही गलत है, तो मजा आ गया। अरे पॉजिटिव भी तो करता है ये जब वर्चुअल बनाता है, इट इज ऑलवेज नेगेटिव गलत है, बाकी तीनों पढ़ लेना सही होंगे। क्या बात क्लियर है? इसमें कोई पैराग्राफ का खास काम नहीं है, वो तो एम ही था, पर उस वाले में था। कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है? जब परपेंडिकुलर काटते हैं तो पावर हाफ होती है और फोकल लेंथ डबल। ये करवाया कि नहीं करवाया हुआ? यार फ्लेक्स तो करेंगे ना, ऐसे थोड़ी है। जब तुम ऐसे काटोगे तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ लाइट की इंटेंसिटी कम होगी इमेज की, ठीक है। लेकिन अगर तुम परपेंडिकुलर काट दोगे तो तुम याद रखना, फोकल लेंथ कंफ्यूज करती है बच्चों को, हमेशा याद करा करो पावर हाफ होती है। क्या हाफ होती है? तो फोकल लेंथ डबल हो जाएगी। क्या बात क्लियर है? और वाला क्या दे रखा है? इफ ऑब्जेक्ट इज इतने फ्रॉम लेंस एंड स्क्रीन इज इतने फाइंड फोकल लेंथ। ये तो कर ही सकते हो तुम। ऑब्जेक्ट है, एक तरफ ऑब्जेक्ट है एक तरफ स्क्रीन है, ऐसे है ना। दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इमेज। ऑब्जेक्ट कितना है? 50, तो यू को डाल देना -20, एंड स्क्रीन इज 50, तो यहाँ पे 30, तो वी को 30 डाल देना, फोकल लेंथ निकाल देना। भाई ये तो सौखा केस स्टडी। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट फोकल पॉइंट, किससे? फर्स्ट फोकल पॉइंट इज x1, तो ये f हो गया, तो u को हम क्या डालेंगे? -f+x1। एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज, अगर ऑब्जेक्ट आपने फोकस से पहले रखा है तो इमेज क्या बनेगी? फोकस के आगे रियल एंड इन्वर्टेड। एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सेकंड फोकल पॉइंट इज x2।
तो इमेज डिस्टेंस क्या बनाएंगे, f+x2, लेंथ फॉर्मूला लगा के फोकल लेंथ निकल आएगी। क्या समझ लगा? अरे 1/v-1/u = 1/f वैल्यूज डाल के f निकाल लेंगे। सबको क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 31 का फर्स्ट पार्ट एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, ये जो मैं तुम्हें उस दिन दिखा रहा था। याद है कि नहीं याद है? तो हमें कैसे याद होगा? क्या था वो टॉपिक? ये रहा। ये क्वेश्चन याद है? पेपर वाले दिन पढ़ के ही जाओगे। सेम क्वेश्चन है, बट इसमें इन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट करा है। इसमें इन्होंने कहा कि दो चार्जेस पड़े हुए हैं, दो चार्जेस, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दी, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। क्या निकालनी है? तो टेक्निकली यहाँ पे तीन एनर्जीज होती हैं, एक उनकी अपनी होती है, दो फील्ड के कारण होती हैं। अब आपको सिर्फ फील्ड वाली लिखनी है। उन्होंने, ये तो पहले ही थी ना, उन्होंने कहा चेंज बताओ, तो ये लिखेगा। अच्छा, गलती से कोई पूरा लिखा है तो तीन में से दो नंबर तो देंगे, डेढ़ दो, बट स्टिल पूछा कौन सी थी, चेंज के बात क्लियर है? दूसरे में क्या कहा इन्होंने, अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स इज प्लेस्ड इन एयर एंड दे हैव नेट चार्ज, एक पे +80 माइक्रोकूलम है, दूसरे पे -80 माइक्रोकूलम, क्या कैपेसिटर बनेंगे वो? अरे दो कंडक्टर विद सम डिस्टेंस बिटवीन देम, जेड़े मर्जी हो, हम तो पैरेलल प्लेट की शेप बना देंगे ना, कैपेसिटर है। पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया इन्होंने, चार्ज ऑन कैपेसिटर दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स मान लो या दो कंडक्टर्स मान लो दे दिया, कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम पूछे हैं। इससे सौखा कुछ हो सकता है? जब तुम्हें समझ नहीं लगेगा कैपेसिटर है, नलेको सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स कैरिंग इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, कैपेसिटर। नहीं समझे? चार्ज दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, कैपेसिटेंस पूछ रहे हैं, इससे कम क्या करें? कि सर 2 मिनट हमें पढ़ दें तो फिर बता रहा हम क्या 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 कंक्लूड करते हैं इससे। आपको ना भुला दिया फिर कहना। उसके बाद में इफ एयर बिटवीन कैपेसिटर इज रिप्लेस्ड बाय डाइलेक्ट्रिक ऑफ सम मीडियम, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? तो उसने कुछ बताया होगा, कीपिंग व्हाट कांस्टेंट। हम मान के चलेंगे कि बैटरी नहीं कनेक्टेड है ना, नहीं तो पोटेंशियल सेम रहेगा। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी डैश क्या होता है, V/K। इफ बैटरी इज कनेक्टेड बोल देता, फिर हम सेम लिखते। थर्ड पार्ट है, इफ चार्जेस ऑन कैपेसिटर इज चेंज टू दिस, आपने चार्ज बदल दिया, क्या बदल दिया? यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। अगर चार्जेस बदल दोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाएगा, कैपेसिटेंस नहीं बदल देगी। कैपेसिटेंस इज लाइक फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एप्सिलॉन नॉट A/d, वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है, वो नहीं बदलती। यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, बच्चा कहेगा Q = CV, Q गिवन है, C तो मैंने अभी निकाला है। नहीं नहीं, वो भी तो गिवन है 16 वोल्ट, अब निकालेंगे कैपेसिटेंस, हाफ या डबल आ जाएगी, बट वो गड़बड़ है। टेक्निकली क्या है, कैपेसिटेंस इज, जैसे आप स्फेरिकल की बोलो यार, आइसोलेटेड की 4πε0r, ठीक है, जो स्फेरिकल दूसरे होते हैं ए और बी रेडियस, उसके होते हैं 4πε0 AB/B - A। वो चार्ज और पोटेंशियल पे थोड़ी डिपेंड करेगी वो तो। अरे यार, समझ गए ना बात को? तो चेहरा बना लेंगे हम, कैसे सोचे। या या दूसरा क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन होते हैं पहले का पहला पार्ट आ रहा है, दूसरे का दूसरा आ रहा है। 2 नंबर वाला श्योर है, पर 3 वाला वो भी तुक्का ही चल रहा है। अब किधर जाए, है ना, लालच पे जाएंगे स्मार्ट वर्क करें। 5 में तो ये धोखा होता है हमेशा। चलो इसका दूसरा दूसरा क्वेश्चन जो चॉइस वाला था, कंसिडर 3 मेटेलिक स्फेरिकल शेल्स। क्या है? शेल मतलब अंदर से खाली है। ईच हैविंग कंसेंट्रिक मेटल बॉल, इसके अंदर एक मेटल बॉल है जिसका रेडियस है r/10। क्या बात क्लियर है? स्फेरिकल शेल्स आर गिवन, ए को चार्ज दे दिया बाहर 6Q, बी को -4Q और सी को 14Q, एंड इनर वाले पे चार्ज दिया -2Q। कितना चार्ज दिया? ए वाले पे, मैं सिर्फ एक ही बात कर रहा हूं। कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल एट डिस्टेंस 3r, कितने डिस्टेंस पे फील्ड निकालनी है? 3r।
तो जब बाहर निकालनी है, क्या निकालनी है? तो जब बाहर फील्ड निकालते हो तो कौन सा डिस्टेंस आता है? रेडियस आता है कि टोटल डिस्टेंस ही आता है? टोटल डिस्टेंस ही आता है। मतलब वो जो स्फीयर होता है वो ऐसे बिहेव करता है एज इफ उसका सारा चार्ज कहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है? सेंटर पे। तो इसके कारण फील्ड कितनी होगी? 4q/4πε0 9r²। ऐसे दूसरे की निकाल लेना, फिर तीसरे की, फिर रेशो ले लेना। भाई ये तो सही, इसमें क्या मुश्किल है? पोटेंशियल थोड़ी पूछा, फील्ड पूछी है। अगले में यहां पे चार्ज -6 है, ये +6 है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। एक यहां पे चार्ज रखा Q, विच इज 5 माइक्रो कूलम, उसको घुमा के यहां पे लेके वर्क डन पूछा है। तो मूविंग चार्ज इनटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, वर्क डन आ जाएगा। जो चार्ज को आप मूव कर रहे हो उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? पहले ए पॉइंट का पोटेंशियल निकालोगे। पोटेंशियल एक चार्ज के कारण निकालोगे कि दोनों के कारण? दोनों के कारण। जब आप -6 के कारण निकालोगे तो डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर आएगा, +6 में क्या आएगा? 15। और जब सी पे निकालोगे तो +6 पे 5 आएगा, -6 पे भी क्या आएगा? 5। सी पे दोनों लेकर 0 ही आ जाएगा पोटेंशियल। आधा मैं कर देता हूं। पोटेंशियल पॉइंट से 0। ए पे निकाल लेना। मूविंग चार्ज इतना सर खपाया था जब नए नए थे ना, मेरे को भी जोश था। तो वहां पे नहीं, नहीं अभी भी है। तो वहां पे माइनस करके तो आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? हाय और रब्बा। टेक्निकली बाहर से कुछ नहीं है जो मैंने देखा है इस पेपर में, लेकिन आपको फिजिक्स दिल से पढ़नी पड़ेगी। बात समझ गए? मतलब ऐसा है कि बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स पे क्वेश्चंस आते हैं, आपको उसको समझ के करना है, आपको उसकी फील लेनी है। ऊपर ऊपर से पढ़ के रट्टे मार के भी कोई 90 ले सकता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर ज्यादा कुछ नहीं है। और 3 नंबर 2 नंबर ग्रेस थे, पक्का 3 नंबर ग्रेस थे। तो दैट मीन्स अगर कोई 87 भी ला रहा है तो उसको 90 मिल जाएंगे। तो इतना इतना कोई वो नहीं, अगर कोई दिल से पढ़े, लेकिन कोई फील लेके पढ़ेगा उसको फिर मजा आएगा, उसको तो लगेगा। हाँ, ऊपर ऊपर से पढ़ने वाला पेपर नहीं है। नहीं समझ रहे? मतलब वो अब इन्होंने वो कर दिया है, वो थोड़ा साइंस लिया तो फिर दिल से पढ़ो, ऐसा है। चल तो आता है, कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। A proton is moving with some velocity v। प्रोटॉन है, टेक्निकली जो बोर्ड का पेपर है ये जेई का 10% है, मतलब नहीं समझ रहे, उसी डायरेक्शन में है, बट है महा सिंपल। मेरी बात कुछ समझ भी लगती है कि मैं अकेला ही कुछ होता रहता हूँ कि पता नहीं तुम्हें क्या समझा दिया। एम ही ऐसे सर नीचे करते रहा करो यार, लगे कुछ समझा गए। मतलब जैसे पहले बोर्ड्स का टू मच क्रैमिंग थी ना, जेई में तो डबल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आएंगे, दो दो कॉन्सेप्ट लगाएंगे वो तुम्हारे। ये सारे सिंगल हैं, बट वो जैसे वो बच्चा जेई नीट के लिए पढ़ता है ना, उसी का वेरी सिंपल लेवल है। इसका मतलब ये नहीं हम सर जेई की कराई देते तैयारी, वो चलो आपकी चॉइस थी, लेकिन स्टिल मतलब वो है वैसे ही है, प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्वेश्चन है, बट उस डायरेक्शन में है। वो नहीं है कि कोटा मारू 5 क्वेश्चन कराओ वही आगे। बट एनसीईआरटी से बाहर ज्यादा नहीं है, कुछ भी नहीं है ज्यादा। क्या इधर देखो, अ प्रोटॉन इज मूविंग विद सम वेलोसिटी v, नहीं, अ प्रोटॉन मूविंग विद वेलोसिटी v इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ट्रेसेस अ पाथ एज शोन इन दिस फिगर। ऐसा वो चक्कर काट के गया, ठीक है। द पाथ फॉलोड बाय प्रोटॉन इज ऑलवेज इन द प्लेन ऑफ पेपर, वो प्लेन ऑफ पेपर में मूव करता रहा। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन नियर पॉइंट्स PQR? PQR पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, एंड हमें यह भी बताना है कि कहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, कहां पे कम है। ये कैसे बताएंगे भाई? हमें तो तुम फील्ड देते हो, डायरेक्शन देते हो, तो हमसे तो नहीं राइट हैंड थंब लगता है, इसमें उल्टा आ गया। इधर देखो, ऐसे पार्टिकल आ रहा था, पी पे ऊपर को मुड़ा है, तो किधर को सर्कल बनाया इसने? अरे वो ऐसे जाता जाता ऊपर को मुड़ गया। दैट मीन्स इसने सर्कुलर मोशन करनी शुरू करी, बट फील्ड चेंज हो गई। तो किधर को सर्कुलर मोशन करी? ऊपर को गोला बनाया कि नीचे को बनाया? ये हम कैसे सोचेंगे? हमें गोला थोड़ी दिख रहा है, वो हमें इंक्लाइन प्लेन लग रहा है। हम एंगल ढूंढेंगे 30 डिग्री कहाँ दिया हुआ है। तो इसका ऑब्वियसली अगर पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में तो कौन सी मोशन करेगा?
सर्कुलर। तो जब वो पी पे आया तो उसने किधर को सर्कुलर मोशन करी? ऊपर को। दैट मीन्स पी पॉइंट पे उसको फोर्स किधर को लगी? लगभग ऐसे कहीं लगी। तो फोर्स ऊपर लगी, आपका वी इधर को था। आप अपना राइट हैंड को हम पहले अंदर को घुमाते हैं। किधर घुमाते हैं? राइट हैंड वी की डायरेक्शन में रखो और अंदर को घुमाओ, तो अंगूठा किधर को इशारा करेगा? ऊपर को। यानी पी पे मैग्नेटिक फील्ड किधर को है? इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो पी पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी इनटू द प्लेन। काश मैं उस टाइम ये कर लेती। ये बी था। वैसे ही रैंडम जाता फील्ड अंदर आऊगी या बाहर आऊगी? क्या बात क्लियर है? तभी वो प्लेन में रहेगा। तो अगर आप ऐसे अंदर को घुमाओगे तो अंगूठा किधर को इशारा करेगा? ऊपर को। दैट मीन्स पी पॉइंट पे किधर को है? नीचे को। और क्यू पॉइंट पे सर्कुलर मोशन है कि ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है? स्ट्रेट लाइन। वहां पे गोला बन ही नहीं रहा, तो क्यू पे फील्ड नहीं है। और आर पे गोला किधर को बना? फिर से दिमाग लगाओगे कि पता ही है अब फील्ड आउटसाइड आ जाएगी। आउटसाइड आएगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है। पी पे किधर को फील्ड थी? अंदर को। क्यू पे नहीं है। और आर पे किधर को है? बाहर। एंड जो गोला बना उसका रेडियस कौन सा दिखा आपको बड़ा? पी पे कि आर पे? पी पे रेडियस ज्यादा है। तो मैग्नेटिक फील्ड रेडियस क्या होता है? एम वी बाई बी क्यू। मैग्नेटिक फील्ड ना तो मास चेंज करेगी, ना चार्ज, ना वेलोसिटी, सिर्फ रेडियस बदलेगी। तो रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। तो इसका मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम थी। दूसरे नंबर पे पी पे थी, क्यू पे नहीं थी, क्योंकि वहां पे रेडियस छोटा बना। घबराना नहीं है, और है बीच में एक उम्मीद है। शायद हमें वो आता हो। देखो ये तो वही करेगा, इसको डायरेक्शन दूसरा अच्छे से क्लियर है। नहीं तो अगले से पूछ लो, ये सब 1 मिनट में तो पता लग जाना है। चलो, इसका बी पार्ट, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। वैसे तो दिल्ली टूट गया, कौन सुने, है ना। एक करंट कैरिंग लूप है, क्या है? उसका एरिया इज ए। उसकी मैग्नेटिक फील्ड दे दी है, कितनी होती है मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर इंटू 2 पाई, ये होती है ना। और मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, वो क्या होता है? करंट इंटू एरिया। तो पहले यहां से करंट निकाल के उसकी वैल्यू यहां डाल देना, और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। फिर रेडियस की वैल्यू डाल देना, आंसर बन जाएगा। अरे अब तो कैलकुलेशन ही है, फील्ड दे दी, सर्कल की मूवमेंट होता है, उसकी टर्म में निकालना है। पहले करंट को एलिमिनेट कर लो, ऑप्शन में नहीं दिख रहा, फिर आर में नहीं दिख रहा, वो एलिमिनेट कर लेना। नॉट सो टफ क्वेश्चन ये, ठीक ठीक है। अगर आप दोनों फील्ड लिख भी दोगे तो 2 में से 1.5 नंबर 1 नंबर तो हो जाएगा ना, फॉर्मूले अगर दोनों लिख दिए। अब भगवान से दुआ करेंगे कि अगला पार्ट ठीक हो, ताकि हम मोटिवेशन में ही रहें। तो पहला है 3 नंबर का, डेराइव डेरिवेशन ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट लूप। ये वो वाली डेरिवेशन जो कहना छोड़ो, हमारी किस्मत तो अच्छी है ही, ये हमारी बार थोड़ी आएगी। ये वो है विच इज एम क्रॉस बी। पर स्टिल क्वेश्चन डायरेक्ट है, कर लेंगे, अब हम करेंगे। एंड इसी का भी, चलो इसका तो ये हो गया ना, पक्का हो गया, ये तो पक्का है, मतलब ज्यादातर ये करना समझदारी अगर आपको आती है। इसका बी पार्ट भी आसान लग रहा है। अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद वेलोसिटी v इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b। बहुत अच्छी बात है। इट इज मेड टू पास थ्रू शीट ऑफ लेड। आपने उसको लेड में से पास कराया, क्यों पता नहीं, पर करा दिया इसने। एज ए कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? इट लूजेस हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। लेड में से पास हो, क्या होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी? आधी होगी। आधी लूज कर दी, तो आधी बची। हाउ विल रेडियस एंड टाइम पीरियड चेंज? ये सौखा है, पर कैसे? रेडियस होता है एम यू बाई बी क्यू। आपने काइनेटिक एनर्जी हाफ कर दी, क्या कर दी? या रेडियस में काइनेटिक एनर्जी के टर्म में ले जाओ, अंडर रूट 2m k बाई बी क्यू। अब ये फॉर्मूला 2 बार लगा लेना, नया रेडियस आ जाएगा, √2 या 1/√2 आ जाएगा, जो भी आएगा। एंड टाइम पीरियड याद करो, इतना चीख चीख के पढ़ाया था गर्मियों में, 2 πm/bq। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। तो टाइम पीरियड चेंज नहीं करेगा, वो सेम रहेगा। और रेडियस का हम फॉर्मूले से कर लेंगे। टेक्निकली ये 5 नंबर क्वेश्चन सौखा है। पहले वाला वो करेगा जिसने जेई में मथा मुथा मारा हुआ है, जहां जिसको न्यूमेरिकल से डर नहीं लगता कि आ जाओ कोई बात नहीं, वो चेक करेगा पहला। और वो PQR में बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, तो दलेर मत बनना, डेरिवेशन लेकिन करके जाना। के बात क्लियर है?
अगला क्वेश्चन। अरे दो ही थे 5 नंबर के, 32 33। एक हमने कर दिया, पता ही नहीं लगा। अच्छा एक कर दिया है ना। अच्छा कैपेसिटर वाला, इसका केड़ा पार्ट सौखा था? दोनों ही सो आए थे, ठीक है। इसका दूसरा सौखा था भाई। व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज, ये भी नहीं आता तो चिंता नहीं करनी है ना। एंड चलो अभी नहीं याद, वो अलग बात है। व्हाई आर दे नेसेसरी फॉर ऑब्टेनिंग अ सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न, वो नेसेसरी क्यों है? अपनी भाषा में आप समझा सकते हो इसको कि अगर उनका एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी अलग अलग होगी तो वो एक दूसरे पे प्रॉपरली सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, जिसके कारण आपको मैक्सिमाज और मिनिमाज नहीं मिलेंगे। मैक्सिमा और मिनिमा तभी मिलते हैं जब पूरी क्रेस्ट पे क्रेस्ट गिरती है तो मैक्सिमा मिलता है, जब पूरी ट्रफ पे क्रेस्ट गिरती है तो क्या मिलता है? मिनिमा। वो होने के लिए सोर्सेज का कोहेरेंट होना जरूरी है। अब एक का एम्पलीट्यूड ऐसा है और दूसरे का ऐसा है, दूसरी वेव ऐसे आ रही है, ये उसको क्या सुपर इम्पोज करेगी? ठीक है सुपर इम्पोज हो तो जाएगी, लेकिन आपको इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा, मैक्सिमास मिनिमास नहीं बनेगा। तो उसको अपनी भाषा में समझा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। फिर अगला पार्ट है, टू स्लिट्स 0.1 मिलीमीटर अपार्ट, छोटा डी दे रखा है, देयर स्क्रीन का डिस्टेंस दे रखा है, लाइट की वेवलेंथ दे रखी है। हाउ फार अपार्ट विल एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजेस बी ऑन द स्क्रीन, क्या फ्रिंज विड्थ पूछ रखी है? पूरी इंग्लिश चेक करते हैं, ये नहीं लिख दे फाइंड फ्रिंज विड्थ ना। हाउ फार अपार्ट विल एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजेस बी ऑन द स्क्रीन, भाई बेले टाइम से शेक्सपियर पढ़ते हैं फिजिक्स वाले, सीबीएसई वाले। तो वो ना शुरू करते हैं फ्यूचर में, वो था ना दाऊद ही लगा रहता है शेक्सपियर वाला। फाइंड एंगुलर विड्थ, सीधा फॉर्मूला लगाना है, ये भी फ्री के नंबर है। एंड बी पार्ट क्या है? डिफाइन वेव फ्रंट, चलो अच्छी बात है, हम कर लेंगे। इंसिडेंट वेव फ्रंट, हाँ। डायग्राम बनाना है रिफ्रैक्शन का, किसका? जो वेव फ्रंट की रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन तुम्हें बोला हर साल आई रहती है, इसमें रिफ्रैक्शन का डायग्राम बनाना है, ड्राइव नहीं करना, पढ़ लिया करो। एवं ड्राइव कर देते हैं बच्चे, ड्रॉ दी डायग्राम का। उसके बाद इन्होंने बी पार्ट क्या कहा? A beam of light coming from distant source is refracted by spherical glass prism ball refracted in the radial rays। ये तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस ही है, तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस है। लेकिन लेकिन ये वाली है, ये दो इमेज बनेगी ना इसमें। अब तुम्हें ज्यादा ही कमाल का पढ़ा दिया इस पर मैंने। मैं पिछला पेपर सॉल्व नहीं किया था ना, मैंने ध्यान से देखा था यार। ये वाला क्वेश्चन वैल्यूज डिफरेंट हो सकती है। क्लियर है? पेपर ऐसा तो नहीं था कि इंस्टाग्राम में जाना पड़ेगा भाई क्या डाल दिया भाई, मैं ठीक है, बहुत अच्छा पेपर है।